गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं भूगोल विषय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हमने पहले पढ़ा वो नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार या उच्च भूमि से निकलती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जल ले जाने के आधार पर दो भागों में बांटी जाती हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। तो हमने दूसरे वाले पार्ट को पहले पढ़ा, अरब सागर वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर कम नदियां ही अपना जल ले जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में। लगभग 70% नदियां अपना जल कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, हमने बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा दामोदर नदी के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा महानदी। इससे पहले की क्लास में हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ लिया था। तो हम जो चार नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी वाली हैं, जिनको हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय भारत की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा गोदावरी नदी के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। ठीक है बेटा, ये हमें आज पढ़ना है। तो हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ लिया था और आपको बताया था यह प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो भी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा है। और इसका जो कितने किलोमीटर बहती है? 1500 किलोमीटर बहती है। और कहीं कहीं इसकी जो 1465 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। अब हम जो अगली नदी के बारे में जो पढ़ेंगे वो है आपकी महानदी। ठीक है, महानदी कहां से निकलती है बेटा? ये निकलती है मेघालय की पहाड़ियों से। मेघालय की पहाड़ियां कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। इस नदी की लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर लंबी नदी है। यह अपना जल कहाँ ले जाती है? यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। ठीक है, इसकी जो अपवाद भूमि है कौन कौन से राज्यों में है? तो इसकी जो अपवाद भूमि है वो है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। में इसकी अपवाद भूमि है। अब एक दो चीज है जो आपकी किताबों में नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जनरल नॉलेज की दृष्टि से आपको वो मालूम होना चाहिए कि इसी नदी के ऊपर क्या है? भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसे आप बोलते हैं, कौन सा बांध बोलते हैं? हीराकुंड बांध के नाम से आप लोग उसे जानते हैं। ये 4.8 किलोमीटर लंबा है, यानी लगभग 5 किलोमीटर लंबा। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस नदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध है जो 4.8 किलोमीटर लंबा है। इसे आप उतार लीजिए, इसको आपको मैं भारत के नक्शे में बता दूंगा।
ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं महानदी के बारे में। महानदी की पहाड़ी, जो महानदी है मैकाले की पहाड़ियों से निकलती है। मैकाले की पहाड़ियां कहाँ है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में है। छत्तीसगढ़ क्या है? भारत का एक राज्य है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। ये कितना है? 860 किलोमीटर लंबी नदी है। ये अपना जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और इसकी जो अपवाद द्रोणी है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसकी अपवाद द्रोणी के अंतर्गत ही उड़ीसा में इस पर क्या बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो 4.8 किलोमीटर लंबा है, यानी 4 किलोमीटर और 800 मीटर। ठीक है, और ये भारत का क्या है? सबसे लंबा बांध है। अब हम चित्र के द्वारा इसकी स्थिति को समझ लेते हैं। ये है आपकी महानदी, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर ये है आपके छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, या ये यहाँ पे है मैकाले की पहाड़ियां। यहां से ये नदी क्या करती है? इस तरफ बहती है, तो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का और उड़ीसा का लेते हुए क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो इसकी लंबाई है कितनी है? 860 किलोमीटर। जब ये उड़ीसा में प्रवेश करती है तो इस जगह आपके क्या है? हीराकुंड बांध है। और ये कितना बड़ा है? 4.8 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे, ये नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है और उसे आप बोलते हैं उत्कल का मैदान। तो जो महानदी का डेल्टा है या महानदी एक मैदान का निर्माण करती है, उसे आप किस नाम से जानते हैं? उत्कल का मैदान। जब हमने प्रायद्वीपीय भारत या पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा था, जब हमने उत्कल के मैदान के बारे में विस्तार से पढ़ा था, यहाँ सिर्फ आपको इतना ही बताया जाएगा कि महानदी ये उत्कल का मैदान बनाती है। ये हो गया आपकी महानदी के बारे में। ठीक है, एक बार इसे नक्शे को आप कॉपी में बना दीजिए। ठीक है, बना लिया होगा, साथ साथ ही बना लिया होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा महानदी के बारे में। कहाँ से निकलती है? मैकाले की पहाड़ी से छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में। कहाँ जाकर इसका संगम होता है? बंगाल की खाड़ी में। कितने किलोमीटर का सफर करती है ये? 860 किलोमीटर का। किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसकी द्रोणी कहाँ है? इसकी जो द्रोणी है, जहाँ जहाँ इसका पानी बहता है, वो है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा में ये उत्कल के मैदान का निर्माण करती है और उड़ीसा में ही इसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा बांध या सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। अब हम दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृष्णा नदी। देखिए बच्चा, ये जो कृष्णा नदी है ये कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये जो उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, वहां पर ये महाबलेश्वर नामक स्थान है।
कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जहाँ से ये नदी निकलती है। और 1400 किलोमीटर बहने के बाद ऐसे लिख सकते हो 1400 किलोमीटर पश्चिम से पूरब की ओर बहने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसकी अपवाद होनी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी अफवाह द्रोणी है। इसे उतार लीजिए, फिर हम देखेंगे कहाँ कहाँ बहती है, कौन कौन से राज्यों में होकर बहती है। देखो बेटा, कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर क्या है? उत्तरी साइड की पहाड़ियों के अंतर्गत एक चोटी है, वहां से निकलती है। 1400 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसकी जो अपवाद द्रोणी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी अपवाद द्रोणी है। अगर ये भारत की दूसरी बड़ी अपवाद द्रोणी है तो पहली अपवाद द्रोणी किस नदी की है? तो इससे पहले जो हमने पढ़ी थी गोदावरी नदी, तो वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है और उसकी अपवाद द्रोणी भी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी के पॉइंट जो हम लिखेंगे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं अगला पॉइंट, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। तो पहली नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा यह है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह है महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से हैं वो है आपके भीमा, कोयना, ठीक है, पंचगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, और दाईं ओर से मिलने वाली एक ही है, वो है आपके तुंग भद्रा। ठीक है, बाईं ओर से और भी अगर नदी है तो वो दिखा देता हूं मैं। इसके अंतर्गत आप एक नदी और डाल लीजिए, दूध गंगा।
इन्हें आप बता दीजिए कि नक्शे में देखेंगे कि ये नदियां किस किस हिसाब से मिल रही है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं कृष्णा नदी के बारे में। ये प्रायद्वीप भारत की दूसरी बड़ी नदी है और यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है और आंध्र प्रदेश से कहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बाईं ओर से इसमें जो नदियां मिलती हैं वो है भीमा, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा और घाटप्रभा। दाईं ओर से इसमें एक ही नदी मिलती है, वो जो दो नदियों को मिलाकर बनी है उसका नाम है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी तुंगा और भद्रा नामक दो धाराओं को मिलकर बनी है। ठीक है ना, ये कृष्णा नदी में दाईं ओर से मिलती है। अब हम देखते हैं कृष्णा नदी को प्रायद्वीप भारत में किस प्रकार ये बहती है, एक नक्शे के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ आपके महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, यहाँ से नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसकी लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर। इसकी जो अपवाद होनी है वो कहाँ है, महाराष्ट्र, उसके बाद में है कर्नाटक और उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया। ये क्या है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कितनी किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। इसकी अपवाद होनी भी दूसरे नंबर की है। अब इसके अंतर्गत जो नदियां आकर मिलती हैं, जो हमने देखा था बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो ये है सबसे पहले आपके भीमा। कौन सी नदी है, भीमा। दूसरी मिलती है कोयना, तीसरी मिलती है दूधगंगा, चौथी मिलती है पंचगंगा, फिर यहाँ मिलती है मालप्रभा, और एक छोटी नदी और है घाटप्रभा। ये दोनों फिर एक ही धारा में मिल जाती है। तो इसके बाद में यहाँ एक नदी से मिलती है। जब ये नदी निकलती है तो ये दो धाराओं में होती है। एक धारा का नाम होता है तुंगा और एक का नाम होता है भद्रा, और यह क्या बनती है, तुंग भद्रा। ठीक है, ये इसकी है सहायक नदी। अब आप इसका चित्र उतार लीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप इसको यहाँ ये सारी नदियों को मैं क्रम से वापिस लिख देता हूँ, ताकि आपको जब चित्र बनाओ तो सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बाईं तरफ कौन सी है और दाईं तरफ कौन सी है। तो जो बाईं तरफ की पहली नदी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाईं तरफ से मिलने वाली, और यहाँ आप लिखो दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ से तो ये है तुंग भद्रा। ये जो यहाँ पे है इनको क्रम से हम लिख देंगे। पहली है आपके भीमा, दूसरी है आपके कोयना, तीसरी है आपके दूधगंगा, फिर है आपके पंचगंगा, फिर है आपके मालप्रभा, फिर है आपके घाटप्रभा। ये जो नदियां हैं बाईं तरफ से मिलती हैं, और ये जो नदियां हैं
तुंगभद्रा, ये कहाँ से मिलती है? दाएं तरफ से मिलती है। आप इसे उतार लीजिए। फिर हम प्रायद्वीपीय भारत की जो अंतिम नदी हमें पढ़नी है वो पढ़ेंगे हम कावेरी नदी के रूप में। फिर उसके बाद में ये हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी कृष्णा नदी। अब हम पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी कहां से निकलती है? आपके दुर्ग कर्नाटक। कौन सी श्रृंखला से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ये कहां पे है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, इस नदी की जो लंबाई है वो है 707 किलोमीटर। ठीक है, ये जो नदी है इसके बारे में जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यह नदी दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करती है। यह बारहमासी सदा नीरा नदी है। इसे आप बता लीजिए, तो इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, यह जो नदी है यह पूर्व कर्नाटक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और 760 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करती है और ये क्या है? 12 मासी नदी है। ये 12 महीने ये नदी बहती है। ठीक है, अब ये जो 12 महीने कैसे बहती है, देखो ये क्या करती है? इसका जो कर्नाटक का भाग है ये दक्षिणी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है और जो तमिलनाडु वाला भाग है यह उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। तो कहने का क्या है कि ये ग्रीष्मकालीन
तो यहाँ आप लिख सकते हो यह ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करती है। यह नदी भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात बनाती है। जिसे शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पानी से यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी चीज रह गई है, यहाँ से उतार दीजिए। यहाँ पानी से बिजली बनाई जाती है। यह कार्य 1901-2 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यह जो नदी है दक्षिणी पूर्वी मानसून से भी जल प्राप्त करती है। यह जो नदी है उत्तर पूर्वी मानसून से भी जल प्राप्त करती है। कहने का मतलब है ग्रीष्मकालीन मानसून भी इस नदी को जल देता है और शीतकालीन मानसून भी इस नदी को जल देता है। और भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, शिव समुद्र के नाम से जानते हैं। यह प्रपात में जब पानी गिरता है तेजी से, तो आपको मालूम है दक्षिण भारत की जो नदियां हैं जलप्रपात बनाती है, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। और यह बिजली बनाने का कार्य कब से चल रहा है? 1901 और 2 से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी अपवाद होनी कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में है। यहाँ भारत की सबसे प्राचीन नदी घाटी योजना शिव समुद्रम है। जो अंग्रेजों के समय की है। यह नदी घाटी, यह नदी दो नदी द्वीपों का निर्माण करती है। जिन्हें हम श्रीरंगपट्टनम व श्रीगंगा द्वीप के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर हम आगे समझाएंगे। बेटा जो कावेरी नदी की अपवाद होनी है वो कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु में होकर ये नदी बहती है, और जो कर्नाटक से प्रारंभ होकर तमिलनाडु में जाकर क्या है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की जो सबसे प्राचीन नदी घाटी योजना है, जिसे कि अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, उस नदी घाटी योजना का नाम है शिव समुद्रम। और जो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी योजना है, उसको आप जानते हैं दामोदर नदी घाटी योजना के नाम से। तो बेटा कभी कभी सवाल आपके पास आएगा, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे ये पूछे भारत की सबसे प्राचीन नदी घाटी योजना कौन सी है, तो आप लिखेंगे शिव समुद्रम। अगर आपसे ये पूछे स्वतंत्र भारत की सबसे पुरानी या पहली नदी घाटी योजना कौन सी है, तो आप लिखेंगे दामोदर नदी योजना। यह जो नदी है ये 2 द्वीपों का निर्माण करती है। जब ये नदी प्रारंभ होती है तो ये 3 धाराओं में होती है। जब ये नदी अपने उद्गम स्थान से निकलती है तो 3 धाराओं में निकलती है, और यहाँ पर 2 द्वीपों का निर्माण करती है, जिन्हें आप श्रीरंगपट्टनम व श्रीरंगा द्वीप के नाम से जानते हो। और इस नदी की एक और विशेषता है, इसे सोने वाली नदी और हीरे वाली नदी कहते हैं। जैसे कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी ये हीरे और सोने की खानें कहाँ है, कर्नाटक में है। जब यह नदी कोलार के पास से निकलती है तो आपको मालूम है कोलार में क्या है, भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है। और जब ये नदी गोलकुंडा के पास से निकलती है तो आपको मालूम है गोलकुंडा कर्नाटक में क्या है, हीरे की खदानें हैं। तो इस नदी का जो दूसरा नाम भी है, कहीं कहीं आप इसे पढ़ेंगे, कावेरी नदी के बारे में क्या पढ़ेंगे कि इसे सोने वाली नदी और हीरे वाली नदी भी कहते हैं। अब हम एक नक्शे के माध्यम से इसे समझ लेंगे, फिर उसके बाद में अन्य नदियां जिनके सिर्फ नाम बताएंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद में ये जो हमारा तीसरा लेसन है अपवाद तंत्र वाला, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नक्शे के द्वारा समझ लीजिए। ये है बेटा प्रायद्वीप भारत का नक्शा। ये है आपके कर्नाटक पूर्व, जहां पर है आपके ब्रह्मगिरी, यहां से ये कावेरी नदी निकलती है, और ये केरल में थोड़ा सा प्रवेश करने के बाद में तमिलनाडु में गिर जाती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई हुई वो भी 760 किलोमीटर। 3 राज्य जहां ये बहती है, एक हो गया आपका कर्नाटक, दूसरा हो गया आपका केरल, और तीसरा हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है ये नदी 2 मानसूनों का जल। तो आप देखेंगे कि जो हमारे अरब सागर वाला मानसून है, जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून बोलते हैं, जब ये यहाँ से आता है तो ये पश्चिमी घाट पर टकराता है, और ये क्या है, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा होती है, जिसे आप बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी मानसून। ठीक है, जब ये मानसून लौटकर हिमालय से वापस आता है और ये क्या करता है, तमिलनाडु में बरसात करता है, जिसे आप बोलते हैं लौटती बरसात या शीतकालीन बरसात। तो ये क्या करता है, उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करती है। तो भारत की सिर्फ एकमात्र ये नदी है जिनको भारत के दोनों मानसूनों का जल प्राप्त होता है। जब ये कर्नाटक में ग्रीष्मकाल में जल प्राप्त करती है, और तमिलनाडु में ये शीतकाल में जल प्राप्त करती है। ठीक है बेटा, ये तो हो गए नदियां, इनको आप बता लीजिए, तब तो मैं बाकी और नदियों के नाम लिख देता हूँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे।
ठीक है, ये चित्र उतार लिया होगा। अब हम देख रहे हैं कि बंगाली खाड़ी में जो अन्य नदियां दिखती है उनमें एक है दामोदर नदी। आपको मालूम है जब हमने पठारी भाग पढ़ाया था, जब आपको पढ़ाया था कि दामोदर नदी यहाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है, एक हजारीबाग और एक छत्तीसगढ़ का पठार। और ये नदी यहाँ बंगाल में आकर क्या करती है, गंगा की सहायक नदी है जिसको आप हुगली नदी बोलते हैं। इस हुगली नदी के साथ मिलकर ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मणी नदी भी यहीं से आती है, बैतरणी नदी भी यहीं से आती है, स्वर्णरेखा नदी भी यहीं आसपास से आकर क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आज ये आपका नदी तंत्र वाला पाठ पूरा हो गया। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में। अगर आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अब तक जो अपने पाठ पढ़ा है उसके बारे में कोई भी समस्या हो या आपके मन में कोई भी संशय हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या फोन के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इनकी मैं आपको PDF जल्द ही अपलोड करवा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।